हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के दारोगा मुख्य परीक्षा क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 12 के साथ सेट नंबर 12 के जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सेट नंबर 12 के। सेट नंबर 12 के जीएस के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है जो पहला नंबर पर भी है। भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नांकित में किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? संघ है, राज्य है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का अनुच्छेदीय विस्तार 36 से 51। तो आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा भारतीय संविधान राज्य से, शासन से लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना के लिए कुछ अपेक्षाएं रखता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और क्वेश्चन हमारा था कि भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्न में क्या है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसलिए सेट 12 के क्वेश्चन 1 का आंसर हुआ राज्य का नीति निर्देशक तत्व और राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिखा हुआ है डी ऑप्शन पर, तो आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव पर। तो ये पृथ्वी के विभिन्न किसके सामने गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा? तो पृथ्वी जो है पूरी तरह से स्फेयर नहीं है, पूरी तरह से गोला नहीं है। पृथ्वी का आकार थोड़ा चिपटा है जिसको हम लोग ऑब्लिक स्फेरॉइड कहते हैं। और पृथ्वी के ये जो काल्पनिक रेखा है, पूर्णवृत्तीय रेखा जो 0 डिग्री, इसको हम लोग अक्षांश मतलब 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा हो गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और यहां पर जो है आपका ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को नॉर्थ पोल और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को साउथ पोल, यही ऑप्शन के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहां होगा? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक इनमें कहां होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहां होगा ये पूछ रहा है। पृथ्वी के पृथ्वी के सरफेस पर कहां होगा? तो देखिए ये मतलब कि फिगर पूरी तरह से अच्छा नहीं है। ये जो है ना, ये दूरी और इस दूरी में ज्यादा दूरी क्या होता है? ये होता है। भले दिख रहा हो यहां पर, ये थोड़ा सा बनाना चाहिए था। तो ज्यादा दूरी ये होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहां होगा? ध्रुव के सामने। कहां होगा? ध्रुव, पोल पर। पोल पर केंद्र से पोल की दूरी कम होगी किसके अनुपात में? तो ये इक्वेटोरियल रेडियस के दूरी से ये दूरी कम होगा, पोलर रेडियस। इसलिए यहां गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी दो पिंड के बीच में जो एक आकर्षण बल लगता है, ये बल जो होता है इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तो यहां पर चूंकि इसका कारण क्या है? तो पोल की दूरी केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम है और सबसे ज्यादा दूरी वो कहां होगा? तो इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश वाला पे जो होगा वहां पर। तो इसलिए सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहां होगा? ध्रुव के सामने। तो पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाने पर भी गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, पृथ्वी के धरातल से अंदर केंद्र की तरफ जाने पर भी गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा और पृथ्वी के धरातल पर भी सभी जगह समान नहीं होगा। तो सबसे अधिक कहां होगा? ध्रुव पर। तो दूसरा का आंसर डी, दूसरा का आंसर डी
दूसरा का आंसर डी कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहां होगा, ध्रुव पर, या ध्रुव के सामने गुरुत्वाकर्षण बल, ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा। और सबसे कम कहां होगा तो बोलेंगे विषुवत रेखा पर, या भूमध्य रेखा उसको बोलते हैं, या इक्वेटर। तो निम्नांकित में किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक, तो ध्रुव पर। तो दूसरा का आंसर डी, दूसरा का आंसर डी। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक सदिश राशि नहीं है, सदिश नहीं है। तो आवेग यानी इंपल्स, विस्थापन, टॉर्क और गति। तो गति के साथ कोई डायरेक्शन नहीं, वही वेग अगर कहें तो वो सदिश हो जाएगा। तो गति जो है वो सदिश राशि नहीं है। तो तीसरा का आंसर डी, तीसरा का आंसर डी, गति। और चौथा है, निम्नांकित में किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों का आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो किस आर्टिकल से हमें जो कुछ प्राप्त है उसको आपातकाल के समय सस्पेंड नहीं किया जा सकता। वो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 से प्रदत्त जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 20 से यह है कि किसी पर आरोप लगने से वो अपराधी नहीं हो जाता, या उसके साथ अपराधी का व्यवहार नहीं हो सकता। सिर्फ आरोप लगने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। किसी एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को जो अपराध से संबंधित जो दंड है उस निर्धारित दंड से ज्यादा दंड नहीं दिया जा सकता। और किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध में साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सब कहां से प्राप्त है, आर्टिकल 20 से। और आर्टिकल 21 से प्राप्त है सेल्फ डिफेंस का, अपने प्राण और शरीर की रक्षा का अधिकार। तो आर्टिकल 20 और 21 से प्रदत्त जो अधिकार है वो किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। और यही क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 तथा 21, तो चौथा का आंसर आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका बी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, मसाई किस देश की जनजाति है। मसाई, ये केनिया की जनजाति है मसाई। और मसाई के बारे में कहा जाता है अफ्रीकन ये ट्राइब, खास करके केनिया में, केनिया के जंगल में, वन में। और मसाई के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग, कहा नहीं जाता है, बात से ये मसाई लोग सभ्यता के स्ट्रीम से काफी पीछे हैं और जंगल में रहने वाला ये जनजाति, और ये जंगली जानवरों के खून को सीधे पीता है। और ये कहा जाता है कि ये उसके शरीर में या उसके नस में तीर चुभो करके और उसके शक करता है उसके खून को। तो मसाई, मसाई कहां, केनिया, केनिया का जनजाति। तो पांचवा का आंसर ए, केनिया, मसाई जनजाति केनिया, अफ्रीका महादेश में। और फिर है छठा नंबर क्वेश्चन है, एक्सरे किरण की खोज किसने की थी। एक्सरे रे का खोज किसके द्वारा। तो WC रॉटजन, ए में दिया हुआ है। तो छठा का ए, WC रॉटजन। और फिर 7वां नंबर क्वेश्चन है, जल चौगान यानी वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, जबकि पोलो टीम में 4 खिलाड़ी। तो वाटर पोलो में 7, पोलो में 4, याद रखिएगा। तो वाटर पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7। तो 7वां का आंसर 7, 7वां का आंसर 7, और 7 है ऑप्शन सी में, तो सी। और 8वां है लावणी लोक नृत्य, भारत के किस राज्य का ये लोक नृत्य है। लावणी लोक नृत्य, लावणी लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। लावणी लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। और ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो गुजरात का लोक नृत्य जो सबसे प्रमुख है वो है गरबा, और मध्य प्रदेश का लोक नृत्य में कर्मा, और आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य में, और वहां का आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। तो वो लोक नृत्य, ये मुख्य नृत्य है कुचिपुड़ी। तो लावणी लोक नृत्य कहां का है, लावणी लोक नृत्य कहां का है, तो महाराष्ट्र का। तो ए 8वां का आंसर हो गया ए।
और इसके बाद हम लोग का शायद रीजनिंग का क्वेश्चंस दिख रहा है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जुलाई दिसंबर 2018 के दौरान कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण मकानों में शौचालय बन चुका है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या? राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ के द्वारा जो सर्वे कराया गया जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 में, तो उस समय के रिकॉर्ड, उस समय का जो सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार कितना प्रतिशत ग्रामीण मकानों में शौचालय बन चुका है? तो वो रिकॉर्ड है 71.3%। देखिए ये आपका करंट का क्वेश्चन हुआ। और इस तरह का आपके एग्जाम के पहले इस तरह के भी जो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं वो भी आपके क्वेश्चन के लिए, आपके प्रश्न के लिए वो बनता है, आपका प्रश्न वहां से बनता है, इसलिए आपको अवेयर कराया जा रहा है। गवर्नमेंट का इस तरह का जो भी सर्वे रिपोर्ट हो, कुछ इस तरह का आंकड़ा अगर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है तो कमिंग एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। ये कोई स्टैटिक जीएस नहीं है कि एक बार याद कर लिया हमेशा, ये करंट का। और यहां पर यानी गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के द्वारा खास करके इस तरह का सर्वे रिपोर्ट टाइप का कुछ, और उसके मेन एजेंसी, मेन उसके अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई रिकॉर्ड और डेटा अगर जारी किया जाता है तो वो हमारे कमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उस तरह से राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एक बहुत बड़ा बॉडी है गवर्नमेंट की, और उसके द्वारा जो ये सर्वे रिपोर्ट 18 का है, तो 18 का रिपोर्ट वो 19 और कमिंग 20 तक के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस मुद्दे पर ये शौचालय के लिए सर्वे का कोई दूसरा रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, तब तक के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक फैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो 13 का 71.3%, तो सी आंसर होगा, 13 का आंसर सी। और 14 नंबर क्वेश्चन में 3 गो स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को देखना है कि फिर नीचे है कौन सही है। 3 गो स्टेटमेंट है तो हमें आंसर चुनना है कि सही स्टेटमेंट 1 गो 2 गो 3, दोनों तीनों में कौन सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट है फिनलैंड की सॉलकंप नोकिया का चेन्नई संयंत्र करीब $3 करोड़ में खरीदने जा रही है। अब देखिए, फिनलैंड की सॉलकंप ये कंपनी है, फिनलैंड की एक कंपनी है सॉलकंप। नोकिया का, नोकिया कंपनी, नोकिया का चेन्नई प्लांट को करीब $3 करोड़ में खरीदने जा रही है। क्या यह न्यूज सही है? तो ये कमिंग न्यूज सही है कि फिनलैंड की कंपनी सॉलकंप नोकिया के चेन्नई प्रोजेक्ट को या प्लांट को खरीदने जा रही है लगभग $3 करोड़ में। ये सही न्यूज है। तो चलिए स्टेटमेंट एक सही हुआ। दूसरा, सॉलकंप एप्पल के बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक कंपनी है, यानी एप्पल जो कंपनी है उसके लिए ज्यादा सप्लाई होने वाला एक बड़ा कंपनी सॉलकंप, यानी सॉलकंप कंपनी का प्रोडक्ट सप्लाई होता है एप्पल को। चलो ये भी सही है। अब तीसरा है सॉलकंप द्वारा अधिग्रहण से नोकिया का चेन्नई संयंत्र करीब 6 वर्ष बाद फिर से चालू होगा, यानी क्या वो बंद था? तो बंद था। यह समझा जाता है कि कॉम्प अगले वर्ष तक इसका परिचालन शुरू कर देगी, यानी जो नई कंपनी सॉलकंप है वो नोकिया के इस प्लांट को फिर से शुरू कर देगी और अगले 5 वर्षों में संभवतः $30 करोड़ का निवेश करेगी, इन्वेस्ट करेगी इस प्लांट में। तो शायद ये भी सही है, ऐसा न्यूज है। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, और तीनों जब सही है तो हमारा आंसर ए होगा, क्योंकि आंसर ए में है सभी 3 कथन सही, तो आंसर ए करना है। तो 14 का आंसर ए। और 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल विस्तारित किया गया है, और वो विस्तारित कार्यकाल कब तक? तो कार्यकाल कब तक के लिए? तो अक्टूबर 2020 तक के लिए। तो 15 का आंसर डी। और 16वां वित्त आयोग, आप समझते हैं वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व बंटवारा पर रिपोर्ट देगा, राजस्व बंटवारा पर रिपोर्ट, और उसके अनुसार राजस्व बंटवारा केंद्र राज्य के बीच राजस्व बंटवारा वित्त आयोग।
तो वित्त आयोग का 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है? तो अक्टूबर 2020 तक के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के कवि डॉक्टर आइदान सिंह भाटी को उनके काव्य संग्रह आंख, हियरे, हरियल, सपना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो बिहारी पुरस्कार। राजस्थान के कवि डॉक्टर आइदान सिंह भाटी को उनके काव्य संग्रह आंख, हियरा, हरियल, सपना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? बिहारी पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। तो 16 का बी। और 17 नंबर क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। और कब? 1921 में। और बिहार में ये, चूंकि बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उस तरह का जब कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में। और 19 नंबर क्वेश्चन है, एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमादौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। और एतमादौला नूरजहां के पिता थे। एतमादौला नूरजहां के पिता। तो एतमादौला का मकबरा आगरा में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। और नूरजहां का पहले नाम था मेहरुन्निसा। तो नूरजहां ने अपने पिता एतमादौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। तो 19 का सी। और 20 नंबर में है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल में, उपनिषदों में ये जो है, क्योंकि उपनिषद काल कब का, उपनिषद की रचना भले बाद में हुई है, उपनिषद में काल का राजा, यानी उपनिषद में जो कहानी है उसमें राजा अश्वपति शासक थे कैकेय क्षेत्र के। तो 20 का ये हुआ। और 21 है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? बुद्ध आए थे कौशाम्बी। तो किसके राज्य क्षेत्र में? तो कौशाम्बी का वत्स में। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो बुद्ध वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में गए थे। किस वत्स के किस शासक के राज्यकाल में? तो उदयन के राज्यकाल में, उदयन। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर है वत्स शासक उदयन या उदय। वत्स शासक उदयन, वत्स शासक वत्स वंश नहीं है, वत्स महाजनपद है, जैसे मगध महाजनपद। वत्स शासक उदयन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि मगध शासक उदयन, उसको उदयी भी बोलेंगे, मगध शासक उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। और मगध का शासक उदयन जो था वो हर्यक वंश का था, अजातशत्रु के बाद। तो मगध शासक, मगध के हर्यक वंशी शासक उदाई या उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। और वत्स महाजनपद का शासक उदयन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मगध शासक, मगध के हर्यक वंशी शासक उदाई या उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। और वत्स महाजनपद का शासक उदयन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो मगध शासक उदयन जैन धर्म और वत्स शासक उदयन बौद्ध धर्म। तो बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? उदयन के। तो 21 का बी। और 22 नंबर क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस, महावीर जैन यानी भगवान महावीर की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? तो पावापुरी, 22 का ए। और 23 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? यही उदयन, जो अभी हम बात कर रहे थे, हर्यक वंशी शासक उदाई या उदयन। तो हर्यक वंशी, मगध का हर्यक वंशी शासक उदाई ने पाटलिपुत्रा शहर, एक नया नगर बसाया, और उस समय नगर का नाम पुष्पुर या कुसुमपुर था। और अपनी राजधानी भी वो पाटलिपुत्र लाया। तो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कहां से लाया? राजगीर से या गृहव्रज उस समय था। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को, उसमें पाटलिग्राम या उसका नाम था पुष्पपुर या कुसुमपुर, जिसकी स्थापना भी उदाई किया था। और राजधानी भी यह ट्रांसफर किया, यानी गृहव्रज से पुष्पपुर या कुसुमपुर या पाटलिपुत्र।
तो 23 का आंसर 23 का उत्तर हुआ उदयन या उदयी या उदयन भी कह सकते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने बुद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, यह किसका प्रमाण है? तो अशोक के बहुत से अभिलेखों में देवानाम प्रिय अशोक या अशोक प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी अशोक ये लिखा हुआ है। तो इस आधार पर माना जाता है कि अशोक भले ही बौद्ध धर्म अपना लिया था लेकिन वो हिंदू धर्म में अपनी आस्था नहीं छोड़ा था, ये इस तरह से माना जाता है। सच तो बात यह है कि बौद्ध धर्म भी बहुत सी बातें जो थी वो हिंदू धर्म से, और यह उसके मानने वाले भी हिंदू धर्म से ही गए थे, तो एकाएक बहुत अलग एकदम पहचान तो था नहीं। खैर, यहाँ पर जो हमको आंसर करना है उसके हिसाब से उसके नाम जो उसका मिलता है देवानाम प्रियदर्शी नाम, उसके हिसाब से कहेंगे देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय। तो देवता कहाँ? हिंदू धर्म में कहा गया। तो इस आधार पर तो 24 का आंसर ए, 24 का आंसर ए। और 25 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या? इंडिका। और 26 नंबर क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां? ग्वालियर में। और 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी प्रति घोषित की नहीं, नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920। तो भारतीय रियासतों के प्रति अपनी सोच नीति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन 1920 के नागपुर अधिवेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था। तो 27 का आंसर सी। और 28 है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? पद्मा का, कि हुगली का, कि स्वर्णरेखा का, कि गंगा का? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। अब ये हुगली गंगा से ही संबंधित है। गंगा यहां जाकर के पश्चिम बंगाल में गंगा दो स्ट्रीम में बढ़ जाता है। एक स्ट्रीम का फिर वह नाम भागीरथी होता है और एक का नाम होता है हुगली। तो भागीरथी जो जाकर के बांग्लादेश में प्रवेश करता है भागीरथी, और वहां पर उसका नाम हो जाता है पद्मा, और पश्चिम बंगाल में फिर हुगली। तो ये दामोदर गंगा के उस स्ट्रीम में ही हुगली में मिलता है, इसलिए यहां पर अगर हुगली ऑप्शन है तो हुगली करेंगे, अगर हुगली न रह के गंगा रहता तो गंगा करते। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली का। तो यहां हम जानते हैं गंगा आरंभ में भी गंगा का दो स्ट्रीम मिलकर के गंगा, एक है भागीरथी और एक अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, गंगोत्री से भागीरथी और बद्री धाम से या बद्रीनाथ से अलकनंदा, और अलकनंदा और भागीरथी आकर के जहां मिलते हैं वो देवप्रयाग, और वहां से फिर गंगा। और फिर आगे आकर के बंगाल में फिर गंगा दो स्ट्रीम में बढ़ रही है, एक भागीरथी और एक हुगली। और ये भागीरथी वाला जो स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में प्रवेश करता है, और हुगली बंगाल में मैंने पश्चिम बंगाल में बहते हुए जाकर के अरब सागर में, और एक स्ट्रीम पहुंच गया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में पहुंचने पर उसका नाम हो जाता है पद्मा। और फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का प्रवेश होता है, और ब्रह्मपुत्र का वहां नाम होता है जमुना, और फिर जमुना और पद्मा मिल करके आगे मेघना के नाम से आगे बढ़ते हैं, और वो फिर बंगाल की खाड़ी में। तो यहां पर है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होगा। तो घर्षण कम होगा तो प्रतिक्रिया बल कम लगेगा, तो चलना मुश्किल होगा, क्योंकि चलने के लिए घर्षण आवश्यक है। स्लिपरी चीज पर क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि जो एक्शन का रिएक्शन फोर्स लगना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो इसके कारण। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए 29 का आंसर बी होगा। 30 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया। आइजैक न्यूटन, यहां चार्ल्स न्यूटन भी दिया हुआ था, तो आइजैक न्यूटन। तो 30 का आंसर सी। और 31 नंबर है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? क्वेश्चन हमारा यह है कि मिट्टी के घड़े में जल का ठंडा होने का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी में बहुत पोर्स होते हैं मिट्टी के घड़े में, और उस पोर्स में जो जल पहुंचता है
तो फिर उसका वहां पर मात्रा कम हुआ और फिर कम मात्रा के कारण उसका क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है। और वेपोराइजेशन के कारण यहाँ जल का जो उष्मा ऊर्जा है वो रिलीज होता है और उसका तापमान गिरता है। तो मुख्य कारण यहाँ हो गया वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण। तो मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है, वाष्पीकरण के कारण। तो 31 का ए। और 32 नंबर क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी निम्नांकित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी मेडिकल साइंस का एक ब्रांच हुआ। तो जेरेंटोलॉजी में, मेडिकल साइंस के जेरेंटोलॉजी ब्रांच में क्या अध्ययन किया जाता है, तो मनुष्य के वृद्धा अवस्था से संबंधित जो रोग है उसका। तो वृद्धा अवस्था के लिए जो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है उसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं। अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस रिलेटेड टू ओल्ड एज डिजीज, और तो उसको हम लोग बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें वृद्धा अवस्था से संबंधित समस्याओं का अध्ययन होता है। तो जेरेंटोलॉजी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 32 का सी। और 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के निम्नांकित प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, यानी किस रंग का, प्रकाश के किस किरण का तेजी से अवशोषण होता है, यानी पौधा द्वारा, प्लांट द्वारा तेजी से अवशोषण प्रकाश के किस रे का होता है। नीला, लाल, बैंगनी, नारंगी, पीला, बैंगनी, नीला, बैंगनी। तो नीला और लाल, नीला और लाल का अवशोषण पौधा सबसे तेजी से, पौधा में नीला और लाल का अवशोषण तेजी से होता है। ये याद रखें, नीला और लाल का अवशोषण तेजी से होता है। तो 33 का आंसर हो गया ए। और 34 नंबर है, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। हम लोग किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा, उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में होगा, उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में होगा, खास करके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र, यानी विषुवत रेखा के पास में जो वन क्षेत्र है जो काफी ह्यूमिड होता है। तो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाया जाता है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहां, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में। तो 34 का आंसर बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो अर्थ के सराउंडिंग टेम्परेचर का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ये ग्रीन हाउस क्यों कहा गया है कि ग्रीन हाउस एक ग्लास हाउस, ग्लास का हाउस अरेंजमेंट, यानी पोलर रीजन में या जहां पर ठंडे प्रदेशों में जहां प्रकाश बहुत कम पड़ता है वहां पर प्लांट लगाने के लिए लोग शीशा का घर बनाता था, शीशा का अरेंजमेंट करता था और उसमें प्लांट लगाता था। तो प्रकाश की किरणें शीशा होकर के प्रवेश कर जाती थी, लेकिन बाहरी ठंड से वो क्षेत्र बचा हुआ है। तो अंदर का हवा धीरे धीरे कम प्रकाश के पहुंचने पर भी धीरे धीरे वहां पर एडिक्वेट टेम्परेचर फॉर प्लांट हो जाता था। तो चूंकि बाहर से वो डिस्कनेक्टेड है इसलिए उतना पर भी वहां गर्मी हो जाता था। तो यहां पर अंदर के ताप को, अंदर के उष्मा को बाहर जाने से रोक रहा है और अंदर के तापमान को गिरने से रोक रहा है। ये कौन, वो ग्लास हाउस। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है और वायुमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसों का आवरण है जिसको वायुमंडल कहते हैं, और पृथ्वी से विकिरित उष्मा को वो गैसों का आवरण क्या करता है, रोक लेता है। तो वो किस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से ग्रीन हाउस काम कर रहा है। तो इसलिए उसको ग्रीन हाउस, तो ये रोकने वाला जो गैस हो उसमें सबसे प्रमुख गैस जो पृथ्वी से रेडिएटेड हीट एनर्जी को, रिलीज्ड हीट एनर्जी को रोकने का काम करता है, वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड करता है, इसलिए उसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो यहां पर पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, खासकर किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा, यहां पर तापमान ज्यादा हो जाएगा पृथ्वी के आसपास, तो फिर वो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम। तो 35 का आंसर सी, 35 का आंसर सी। और 36 है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग, गैस को प्रयोग में लाया जाता है, तो क्लोरीन। तो 36 का आंसर ए। और 38 है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। संचार उपग्रह किस
कहां पर स्थापित किया जाता है, क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, आयन मंडल की, वायुमंडल, तो वायुमंडल में। लेकिन वायुमंडल मैंने पृथ्वी की गुरुत्वीय सीमा के अंदर ही, गुरुत्वीय सीमा के बाहर अगर आप उपग्रह को स्थापित की तो वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम ही नहीं पाएगा। तो संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किया जाता है, तो वायुमंडल में, एक्सोस्फीयर में। तो 37 का डी। और 38 है अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाया जाता है, तो पिग्मी कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन, ये कांगो बेसिन एकदम इक्वेटोरियल रीजन में आएगा। तो कांगो बेसिन या कांगो देश भी है, कांगो नदी भी है, तो कांगो बेसिन में पिग्मी एक जनजाति। और पिग्मी जनजाति की विशेषता यह है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, पिग्मी कहां, कांगो बेसिन। और पिग्मी की विशेषता यह है कि इनका हाइट बहुत कम होता है, ब्लैक कलर, शॉर्ट हाइट, और काफी लीन थीन होंगे, काफी कमजोर होते हैं। और भी इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये पेड़ पर अपना घर बना के रहते हैं, पेड़ पर, वृक्षों पर अपना घर बना के रहते हैं। इसका कारण यह है कि वहां वो जो इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट है, वहां पर हमेशा नीचे दलदल जैसा रहेगा, हमेशा पानी रहता है, तो नीचे का स्थल उस जंगल में रहने का नहीं, तो ये तो पेड़ पर अपना घर बना के रहते हैं। तो पिग्मी किनका घर पेड़ पर आता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, पिग्मी का। पिग्मी कहां, कांगो बेसिन। तो अफ्रीका के मूल जाति पिग्मी किस नदी घाटी में, तो कांगो। तो 38 का ए। फिर इधर मैथ्स का क्वेश्चन दिख रहा है, और उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है, 43 भी मैथ का है, 44 नंबर क्वेश्चन, मैं कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक है और मेरी माता अन्न पीसती है, का उद्धरण कहां से है, ऋग्वेद से। और इसे यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में, यानी अर्ली वैदिक फेज में, ऋग्वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण, वर्ण यानी क्लास, वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। तो वर्ण वॉज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस वर्क इन अर्ली वैदिक फेज। तो अर्ली वैदिक फेज में वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर, और उत्तर वैदिक फेज में वर्ण का निर्धारण, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण का निर्धारण उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर होने लगा, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ होने लगा। तो ये जो उद्धरण ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का ये उद्धरण है, ये दर्शाता है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर था। तो ये है कि ये स्टेटमेंट किस वेद से रिलेटेड है, तो ऋग्वेद से। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, कंदारिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार और चित्रगुप्त मंदिर। तो इसमें कौन सा मंदिर खजुराहो में, खजुराहो कहां, मध्य प्रदेश। और खजुराहो में अधिकांश मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा। मध्य प्रदेश के खजुराहो में अधिकांश मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा। अब है कि इनमें से कौन सी मंदिर जो है वो खजुराहो में नहीं है, तो वो है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर, या उसको दशावतार मंदिर जो है वो विष्णु मंदिर है। दशावतार मंदिर जो है वो विष्णु मंदिर है, और दशावतार मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ नामक स्थान पर है। दशावतार, विष्णु के 10 अवतार, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। और दशावतार मंदिर जो है वो गुप्त काल का है, गुप्त काल का बना हुआ मंदिर है। तो गुप्त काल के प्रमुख कृतियों में एक दशावतार मंदिर भी है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है और ये गुप्त काल का है। जबकि कंदारिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, ये सारे मंदिर जो है खजुराहो में है और चंदेल शासकों के द्वारा बने हुए हैं। तो 45 का आंसर, 45 में ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, तो दशावतार मंदिर। तो 45 का आंसर सी हुआ। और 46 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासन काल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आया था, तो चंगेज खां का आक्रमण। तो चंगेज खां का आक्रमण 1221 ईस्वी में, और 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, और गुलाम वंश का शासक कौन था, इल्तुतमिश। तो यहां पर इल्तुतमिश होगा, तो 46 का आंसर इल्तुतमिश। यानी
चंगेज खां का आक्रमण किसके काल में, या चंगेज खां भारत की सीमा पर किसके काल में, तो इल्तुतमिश के काल में। तो 46 का डी। और 47 नंबर है गुरु नानक का जन्म स्थान कहां था, तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी में था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, और वो अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तलवंडी, और उसको ननकाना साहेब वहां पर उस गुरुद्वारा को वहां पर जो गुरुद्वारा है ननकाना साहेब गुरुद्वारा कहते हैं। तो गुरु नानक का जन्म स्थान कहां था, तलवंडी में। क्वेश्चन आएगा कब, तो 1469 में। तलवंडी अभी कहां है, पाकिस्तान में। 48 नंबर क्वेश्चन, अकबर के स्थापत्य में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। लाल पत्थर का उपयोग तो खूब हुआ है, हिंदू तत्व भी उसके स्थापत्य में देखने को मिलता है। मकबरे के आसपास चारबाग ये भी है। लहरदार मेहराबे, फ्लैटेड आर्चेज जो होता है मेहराब, ये उसके स्थापत्य कला की विशेषता नहीं है, तो 48 का सी। और 49 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूस वाली एनफील्ड राइफल कब आई थी। इसके कारण, यह तत्कालिक कारण होता है 1857 के विद्रोह का। एनफील्ड राइफल जिसमें एक जो बुलेट लगाया जाता था, उसके ऊपर एक कैप था, और यह अफवाह था कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। तो ये एनफील्ड राइफल जो था वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो जनवरी 1857 में। जनवरी 1857 में। और उसके बाद आप मई से तो देखते हो कि विद्रोह, यानी 1857 का विद्रोह। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफल कब लाई गई, कब आई, तो जनवरी 1857। तो 49 का आंसर सी। और 50 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा, और ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था, जो इसमें दिया हुआ है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एकेश्वरवाद पर, बहुदेववाद पर। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत इसमें एकेश्वरवाद पर आधारित था, यानी राजा राम मोहन राय का कहना था ईश्वर एक था, भले उसका रूप अलग अलग हो, एकेश्वरवाद को मानो। तो एकेश्वरवाद, तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था, एकेश्वरवाद पर। ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर है। तो 50 का आंसर सी। और 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। अपना उत्तर दिए गए खुद से पाइए। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन, फिर है सुमेलित नहीं है, चुनना है। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, और इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन ये सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कलकत्ता है ये गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में नहीं, सुन लीजिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये लंदन में था, और इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कलकत्ता लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन होगा, इसलिए 2 नंबर गलत है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन ये सही, और इंडियन एसोसिएशन बंबई जो है वो गलत है। इंडियन एसोसिएशन ये कलकत्ता में, तो 2 गलत निकला। इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता दूसरा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता जो है वो गलत है, वो लंदन होगा। और इंडियन एसोसिएशन बंबई जो है वो गलत है, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता होगा। तो 2 और 4 नंबर जो पर जो मेल किया गया है वो गलत है। 2 और 4 नंबर पे जो है वो गलत है। तो 2 और 4 गलत है, और 2 और 4 कहां दिया हुआ है, हमको गलत ही चुनना है। तो गलत है 2 और 4,
और वो ऑप्शन डी पर है, इसलिए 51 का डी। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी लंदन में, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में, और इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में। और उसमें जो गलत रूप से सुमेलित था वो 2 और 4, और उसके आधार पर हमारा आंसर डिसाइड हुआ डी। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध कब? तो बंगाल विभाजन की घोषणा के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, बंगभंग आंदोलन, और उसका जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुआ कि विदेशी सामानों का बहिष्कार, तो इसलिए बंगभंग आंदोलन को प्रथम स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? 1905 के बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उसके से संबंधित। चलिए ऑप्शन में 1905 में बंगाल के विभाजन से, तो ये सही होगा बी। तो 52 के आंसर बी, बंगभंग आंदोलन से या 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उससे संबंधित है प्रथम स्वदेशी आंदोलन। तो 52 के आंसर बी। और 53 नंबर है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम जो है वो ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। लेकिन एक तत्व जब स्वयं दूसरे तत्व में बदल जाता है, जैसे रेडियो सक्रियता के कारण, तो उसको उस रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और उस तत्व को रेडियो एक्टिव कहते हैं। तो स्वयं होगा तो उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और जब आर्टिफिशियल रूप से बदला जाता है तो उसको ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। तो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ट्रांसम्यूटेशन। और एक तत्व जब स्वयं दूसरे तत्व में बदलता है तो उस एक्टिविटी को, उस फेनोमेना को क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिविटी, और उस सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब 54 नंबर क्वेश्चन, जल प्रदूषण होता है मुख्य रूप से किस बात से? जल प्रदूषण तो यहां पर सोडियम क्लोराइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से, सीरा से, औद्योगिक अपशिष्ट से। तो जल प्रदूषण होता है औद्योगिक अपशिष्ट से, तो रेसिडुअल ऑफ इंडस्ट्री या रिमेन्स ऑफ इंडस्ट्री से ही, औद्योगिक अपशिष्ट से जल प्रदूषण। तो 54 का डी। और 55 नंबर में है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या और कक्ष इलेक्ट्रॉन का विन्यास। इसमें ऊपर पढ़ना है किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का निम्नांकित समय, यानी आइसोटोप्स में क्या समान होता है? आइसोटोप्स में क्या समान होगा? तो आइसोटोप्स में समान होगा, क्या समान होता है? तो परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न। तो जब परमाणु संख्या समान, तो परमाणु संख्या किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पर। तो परमाणु संख्या समान यानी प्रोटॉन की संख्या समान, और जब प्रोटॉन का संख्या समान है तो समान रूप से इलेक्ट्रॉन का भी संख्या समान होगा, क्योंकि प्रोटॉन के बराबर है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समान होगा। तो इस हिसाब से किसी तत्व के समस्थानिक में समान क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होगा, परमाणु संख्या समान होगा, और कक्षक इलेक्ट्रॉन का विन्यास समान होगा। तो 2 और 3 समान होगा, 2 और 3 समान होगा। तो 55 का सी, 55 का सी। और 56 है, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना निम्न बातें थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम में मुख्य प्रावधान निम्न में क्या था? प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, ठीक है, तो ये था कि पार्टिसिपेशन बढ़ा। दूसरा, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, तो वहां पर फिर प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था आया, प्रांतों में डायरेक्ट चुनाव की बात आई। तो ए और बी दोनों। तो 56 का सी। 57 है, सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का ये लेजिस्लेटिव पावर है, राष्ट्रपति का एग्जीक्यूटिव पावर भी, राष्ट्रपति का लेजिस्लेटिव पावर भी, राष्ट्रपति संसद का अंग है, और राष्ट्रपति को अधिकार है संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना। तो सत्रावसान, संसद का सत्रावसान करना राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। तो 57 का सी। और 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभिलेख न्यायालय? अभिलेख न्यायालय यानी रिकॉर्ड कोर्ट। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि उसके आदेश को अगर नहीं माना जाता है तो उसको दंड देने का अधिकार है, ये अभिलेख न्यायालय। दूसरा, अभिलेख न्यायालय का मतलब यह भी हुआ
कि उसका आदेश उससे नीचे के न्यायालयों के लिए इंस्ट्रक्शन हो जाता है, कानून हो जाता है उसके, तो अभिलेख न्यायालय ये जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होगा तो वो फैसला अन्य किसी भी कोर्ट में कोड किया जा सकता है, और कोई भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अगर उसी नेचर का केस है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकता है, तो ये अभिलेख न्यायालय। उसी तरह से उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध कोई निम्न न्यायालय नहीं, तो ये अभिलेख न्यायालय। अब दूसरा अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि न्यायालय को अपने आदेश के अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। तो निम्न में अभिलेख न्यायालय कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है। तो 58 का आंसर डी होगा, 58 का आंसर डी। अधीनस्थ न्यायालय सबोर्डिनेट कोर्ट या निम्न न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय को निम्न न्यायालय भी कहेंगे, तो अधीनस्थ न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है। तो 58 का आंसर डी और यानी ए और बी। 59 है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो कैबिनेट मिशन का सदस्य निम्न में कौन नहीं था, तो अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन में लॉर्ड वेबल नहीं था, तो यहां पर हो जाएगा ए, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था लॉर्ड वेबल। तो और फिर 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोनल बीमारी है, कौन सा जो बीमारी है वो हार्मोन के कारण होता है, हार्मोन के डिसऑर्डर से होता है, तो वो है आपका थायराइड, माने घेंघा थायराइड ग्लैंड के से जो थॉरैक्सिन जो सेक्रेट होता है उसके डिसऑर्डर से घेंघा रोग होता है। तो कौन सा हार्मोनल बीमारी है, तो घेंघा। तो 60 मैंने इसमें जुकाम, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी में कौन सा हार्मोनल बीमारी है, जुकाम, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी और घेंघा में कौन हार्मोनल बीमारी है, तो घेंघा। और किसके कारण, तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्राव के कारण। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम सेक्रेट होगा तो घेंघा रोग होता है। तो घेंघा रोग हार्मोनल डिजीज है। और 61 नंबर है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है, किस ताप पर एंजाइम किस ताप पर ज्यादा एक्टिव होगा, तो वो बोला जाता है 35 प्लस माइनस 5 यानी 30 से लेके 40 तक में, विशेषकर 35 डिग्री सी पर। तो 30 से 40 तक में, विशेष करके 35 पर। तो यहां पर आंसर आप कीजिएगा 30 डिग्री भी है, 40 डिग्री भी है, 20 डिग्री, 62 डिग्री, तो 35 डिग्री के आसपास, तो आप 40 डिग्री सी। तो किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होगा, ऐसे बुक में लिखा था 35 डिग्री और प्लस माइनस 5, 35 डिग्री प्लस माइनस 5, तो ज्यादा प्लस वाले में ही, तो 40 डिग्री सी। तो 61 का आंसर बी, 61 का आंसर बी, एंजाइम ज्यादा सक्रिय होता है 40 डिग्री सी के आसपास। और 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश प्रतिक्रिया में क्या होता है, तो जल के अणुओं का अपघटन, और जल के अणुओं का अपघटन होता है, आंसर यही होगा, जल के अणुओं का अपघटन होगा और फलस्वरूप ऑक्सीजन रिलीज होगा, मुक्त होगा। तो जल के अणुओं का अपघटन और फलस्वरूप ऑक्सीजन जो होता है रिलीज होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो 62 का ए। और 63 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नांकित में से एक लिया जाता है। तो कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या होता है, तो ग्लूकोज जो होता है तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है। तो कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा के लिए क्या लिया जाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है ग्लूकोज। तो तत्कालीन ऊर्जा के लिए क्या लिया जाता है, ग्लूकोज। और 64 नंबर क्वेश्चन है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, बी। और 65 नंबर है, निम्नांकित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, प्रोटीन का होता है, हार्मोन का होता है, एंजाइम का होता है, विटामिन ए का निर्माण शरीर में नहीं होता है।
और 66 नंबर है मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसको हटाता है? तो लेंस के अतिरिक्त जो मांसपेशी है उस पे जो झिल्ली आ जाता है, लेंस पे जो झिल्ली आता है, अतिरिक्त मांसपेशी वहां लिखा हुआ है, तो लेंस पे जो झिल्ली आ जाता है उसको हटाता है, या एडिशनल जो मसल्स की झिल्ली आता है उसको हटाता है। तो 66 का बी। और फिर आपका रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन इधर दिख रहा है। और फिर 75 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 के बाद सीधे हम लोग आएंगे 75 में। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से है या अमरकंटक से है? तो बिहार में बहने वाली सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक स्थान से सोन, अमरकंटक पहाड़ी से सोन, यानी मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से सोन निकलता है। तो बिहार में बहने वाली नदी का किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन। तो 75 का आंसर बी। और 76 नंबर क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। 77 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से भारत का कौन सा स्थल या स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क इसमें जो दिया हुआ है उसमें यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है और उसको 1987 से ही शामिल किया गया। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क को 1987 से ही यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। तो 77 का आंसर ए। और 78 नंबर है निम्नांकित में कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? बांग्ला, ओडिसी, कलबेलिया और पंडवानी। तो इसमें ओडिसी जो है, ओडिसी नृत्य है। बांग्ला, कलबेलिया और पंडवानी जो नृत्य है ये शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन ओडिसी जो है वह शास्त्रीय नृत्य है। तो 78 का सी, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का उदाहरण है। और 79 नंबर क्वेश्चन है भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन हुआ? पहला यूरोपियन जो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया वो चार्ल्स विलिंगसन। चार्ल्स विलिंगसन ने पहला यूरोपियन जो भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया, चार्ल्स विलिंगसन। और नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये तो पुरातत्वविद से थे। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेख को पढ़ा, तो ये जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेख से संबंधित, खोजने से संबंधित, तो जेम्स प्रिंसेप। और ये चार्ल्स विलिंगसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और 80 नंबर क्वेश्चन है चड्डा कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। चड्डा कप किससे है? तो बैडमिंटन खेल से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 81 नंबर, जिसमें दो सूची दिया हुआ है, एक तरफ पर्सनालिटी है, एक तरफ फील्ड है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति तो भारतनाट्यम से संबंधित व्यक्तित्व। वसीम जाफर तो ये क्रिकेट से संबंधित क्रिकेटर हैं। राजा रवि वर्मा चित्रकारी से संबंधित। और राहुल गांधी पॉलिटिशियन, राजनीति से संबंधित। और इस तरह से 1 2 3 4 का को सुमेलित किया जाए तो CDAB होगा। CDAB और CDAB ये ऑप्शन ए पे बनता है, पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का ए और चौथा का बी, और ये ऑप्शन ए में सुमेलित है। तो 81 का आंसर ए, यानी यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, वसीम जाफर क्रिकेटर, राजा रवि वर्मा चित्रकारी और राहुल गांधी पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिक्स, क्षेत्र पॉलिटिक्स और वो पॉलिटिशियन। तो ये 81 का आंसर 1। और निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला है पिघलने पर ठोस सामान्यता पिघलने पर कोई ठोस सामान्यतया फैलता है, स्टेटमेंट सही है। जनरल, कोई भी चीज अगर पिघले, कोई पदार्थ अगर पिघलेगा, मेल्ट करेगा
तो वो फैलेगा, वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। पिघलने पर बर्फ सिकुड़ता है, ये भी सही है, क्योंकि 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक में पानी का जो नेचर होता है वो सामान्य नेचर से उल्टा होता है। यानी 0 डिग्री से 4 डिग्री तक में अगर आप तापमान बढ़ाइएगा तो उसका घनत्व जो होगा, उसका घनत्व बढ़ेगा, जबकि तापमान बढ़ने से घनत्व घटता है। घनत्व घटता है, तापमान बढ़ाने से घनत्व घटता है, लेकिन पानी का उल्टा है। किस रेंज में? तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक। इसीलिए बर्फ जब पिघले, बर्फ है तो 0 डिग्री पर है और उसको पिघलेगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री, तो बर्फ जब पिघलेगा तो बर्फ पिघलने पर सिकुड़ता है, यानी उसकी डेंसिटी बढ़ती है। तो 1 भी सही, 2 भी सही। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, यह भी सही है। तो ये तीनों सही है और इसलिए 82 का आंसर डी हो। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अब 83 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी जिसको रबी फसल किसको कहेंगे? जिसको जाड़ा के पहले लगाया जाता है, तो रबी यानी, और गर्मी में उसकी, गर्मी के पहले उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसकी कटाई होती है, तो रबी। तो मुख्य रबी फसल गेहूं, और गेहूं के साथ जो जो कुछ लगाया जाता है वो रबी। तो चना भी रबी फसल है। तो निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? तो चना। तो 83 का ए। और 84 किस राज्य में चमेर द्वितीय जल विद्युत परियोजना है? चमेर सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य का है? तो हिमाचल का, हिमाचल प्रदेश का। और 85 नंबर क्वेश्चन है, स्थलाकृति अंकचित्र शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में से किसकी है? लिथोस्फीयर का जो चित्र रिलीज करने का, यानी भारत में स्थलाकृति का अंशचित्र प्रकाशित करने की जिम्मेवारी किस संस्था को है? तो भारतीय सर्वेक्षण को, भारतीय सर्वेक्षण संस्था है। भारतीय सर्वेक्षण संस्था को तो सर्वे ऑफ इंडिया को है, भारतीय सर्वेक्षण को। तो डी, तो 85 का डी। और 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ क्या? पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा होता है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से, ये पश्चिमी विक्षोभ का ओरिजिन का है, क्या है? तो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से यह है। तो पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम क्षेत्र क्या है? तो भूमध्य सागर। तो उस विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत के किन राज्यों में, भारत के किन राज्यों में, यानी उत्तर पश्चिम के राज्यों में वो बारिश होती है, वो किस में? तो वो चुनना है। तो पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो पंजाब हरियाणा में। तो शीत ऋतु में पंजाब हरियाणा में, या देख उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा, शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम में वर्षा किस कारण से? तो पश्चिमी विक्षोभ से। फिर क्वेश्चन हो, पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम कहां? तो भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। तो 86 का आंसर ए हुआ। और 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी क्या है? सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा? तो जलोढ़ मिट्टी। तो 87 का सी। 88 है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 दिसंबर को। 88 का ए। और 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सही है? यानी 2011 का जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, ये सही है। चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, नहीं, चंडीगढ़ से तो ज्यादा दिल्ली में। तो चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये गलत है। और फिर अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, सही है। और दादर एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई। दादर नगर हवेली में पिछले दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशतता रहा है, तो यह भी सही है। तो 1, 3, 4 सही है, इसलिए आंसर बनेगा डी, आंसर बनेगा डी।
और 90 नंबर क्वेश्चन जो है, सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न पुरस्कार निम्न में से किसी अथवा किस किस को दिया गया। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार किनको मिला, तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, राधा कृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन, इन तीनों को, 1 2 3, इन तीनों को मिला था 1954 में भारत रत्न पुरस्कार। और वहीं 1954 से शुरू ही हुआ भारत रत्न। तो भारत रत्न पुरस्कार 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन को, जबकि डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, मोक्षमुंड विश्वेश्वरैया, और ये एक सिविल इंजीनियर थे और साउथ के बहुत जाने माने सिविल इंजीनियर, और इन्होंने प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत में योजना के लिए सर्वप्रथम अगर किसी ने कुछ लिखा तो वो योजनाबद्ध विकास के लिए किसी ने कोई सुझाव दिया तो वो पहला कदम था डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, मोक्षमुंड विश्वेश्वरैया के द्वारा एक बुक लिखा गया, भारत के इकोनॉमी बेहतरी पर एक बुक लिखा गया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इन्हें जो है भारत रत्न का पुरस्कार 1955 में मिला। इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार 1955 में मिला है। तो 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्ण और सीवी रमन को मिला है, इसलिए 1 2 3 आंसर होगा, तो आंसर सी हुआ। 91 नंबर क्वेश्चन में ज्ञानपीठ पुरस्कार और भाषा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो प्राप्त करता है, जो विजेता है, और वो किस भाषा से, किनको किस भाषा के साहित्य रचना के लिए, किस भाषा के साहित्य रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये हमें मिलाना है। तो वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, ये इनको असमिया भाषा पर मिला है। रहमान राही, ये कश्मीरी भाषा से संबंधित है और उससे में रचना के लिए इनको मिला है। और विंदा करंदीकर, ये मराठी, और महाश्वेता देवी बंगाली। तो ये इंपॉर्टेंट है। 4 3 2 1 और ये अरेंज्ड है ए में, तो ए आंसर हुआ। आप एक बार सुनेंगे, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य असमिया, रहमान राही कश्मीरी, बिंदा करंदीकर मराठी, महाश्वेता देवी बंगाली। बंगाली यानी बांग्ला भाषा। तो ए। अब 92 नंबर में इधर कुछ पदार्थ है और इधर 2 सूची है, उसको मिलाना है। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम, सबसे भारी धातु, इधर पारा, हीरा, ऑस्मियम, लिथियम लिखा हुआ है, तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, और सबसे कठोर पदार्थ हीरा, और तरल पदार्थ पारा जो है उसमें मिलाना है। तो 3 4 2 1 और 3 4 2 1 सी में है। तो सबसे भारी धातु जो ये 4 को दिया हुआ है, पारा, हीरा, ऑस्मियम और लिथियम में, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की लिथियम, और सबसे कठोर पदार्थ हीरा, और तरल धातु पारा। और इस तरह से ऑप्शन सी डिसाइड होता है। और 93 में आविष्कार और वैज्ञानिक है। इसमें चुनना है आविष्कार और वैज्ञानिक में कि कौन असत्य है, कौन इसमें सही, मैंने 4 को दिया हुआ है तो 3 को सही होगा, 1 सही नहीं है। तो ग्रामोफोन एडिसन सही है, रिवॉल्वर कोल्ट सही है, फाउंटेन पेन वाटरमैन सही है, बाइसिकल के साथ लुई पास्चर दिया हुआ है, गलत है। बाइसिकल के वैज्ञानिक या आविष्कारक मैकमिलन, बाइसिकल के साथ मैकमिलन होना चाहिए था, वहां पर लुई पास्चर है। लुई पास्चर तो रेबीज के टीका की खोज की है, लुई पास्चर के द्वारा रेबीज का टीका। तो ये डी आंसर होगा क्योंकि वो सुमेलित नहीं है। और 94 में स्टेडियम है और स्थान है, और फिर उसमें से चुनना है कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी 4 में 1 कोई सुमेलित नहीं होगा, 3 को सुमेलित है। तो बाराबती स्टेडियम कटक सुमेलित है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर सुमेलित है, नेहरू स्टेडियम चेन्नई सुमेलित है, और ग्रीन पार्क स्टेडियम लखनऊ लिखा हुआ है जो गलत हुआ, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। तो आंसर हमारा डी हुआ। ग्रीन पार्क लखनऊ ये सुमेलित नहीं है, इसको सुमेलित होने के लिए ग्रीन पार्क कानपुर। और 95 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 एक तरफ,
देश और एक तरफ मुद्रा है। कोरिया, और इसमें सही सुमेलित करें, सही सुमेलित करना है तो कोरिया का मुद्रा वॉन सुमेलित सही है, भूटान का न्यूट्रम ये भी सही है, मंगोलिया का तुगरिक ये भी मुद्रा सही है, चीन का युआन ये भी सही है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 1 2 3 4 और ये कहां पर है, ए में है, तो 95 का आंसर ए हुआ। कोरिया का वॉन, भूटान का न्यूट्रम और मंगोलिया का तुगरिक और चीन का युआन। तो 95 का आंसर ए हुआ। 96 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूची दिया हुआ है, एक तरफ ताप बिजली संयंत्र है, ताप बिजली संयंत्र, और एक तरफ वो कहां स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो कहलगांव ताप बिजली संयंत्र, कहलगांव ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में है, तो बिहार में। फरक्का ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। रामगुंडम ताप बिजली संयंत्र कहां है, तो रामगुंडम ये गुजरात में, और गंधार कहां है, तो आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से 2 1 3 4 2 1 3 4 और 96 का आंसर है आपका हो जाएगा, 96 का आंसर हो जाएगा, 96 का आंसर हो जाएगा सी। 96 का आंसर सी होगा। कहलगांव बिहार, फरक्का पश्चिम बंगाल, रामगुंडम गुजरात और गंधार आंध्र प्रदेश। और फिर 97 98 99 100 ये मैथ्स के क्वेश्चन है। तो सेट नंबर 12 के जनरल स्टडीज के क्वेश्चन जितने थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू। फिर अगले सेट के साथ मिलेंगे।